हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां पर भाषा के विवाद में भाषा की मर्यादा टूटती नजर आ रही है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज किया है कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। देश के कई राज्यों में, अगली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो वहां भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बाढ़ बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। और अगली बड़ी खबर है गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार पुलिस की एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आखिर में चौथी और अहम खबर 9 बजे की, वो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है, जिसमें आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। और सुनिए, ये बैठक जो है वो ऑनलाइन रखी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से अपनी दूरी बना रखी है। तो 9 बजे की ये 4 बड़ी खबरें हैं, जिसे विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक देश की सियासत में हो क्या रहा है। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राज ठाकरे के खिलाफ यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भड़काऊ बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। भाषा विवाद को लेकर नफरत फैलाने का आरोप है। याचिका में 5 जुलाई को एक विजय रैली में इसका जिक्र किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, भाषा विवाद जो महाराष्ट्र में और गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी विवाद को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राज ठाकरे पर हिंदी भाषा बोलने वालों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषाई नफरत फैलाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में राज ठाकरे, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे द्वारा 5 जुलाई को आयोजित विजय रैली का हवाला देते हुए यह दावा किया गया कि राज ठाकरे ने मराठी न बोलने वालों को उनके कान के नीचे तक मारने को उचित ठहराया था। और इसी को लेकर अब देखिए, ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मराठी बनाम हिंदी का ये मामला महाराष्ट्र में और गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये विवाद हुआ था, जो सामने आया था कि किस तरह जो लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं उस पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नजर आ रही है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं को और संरक्षण देते हुए राज ठाकरे का ये बयान 5 जुलाई को विजय रैली में सामने आया था। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में ये जो भाषा का विवाद है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि राज ठाकरे के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला, ये याचिका दर्ज की गई। वहीं मराठी बनाम हिंदी का विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में भाषा के नाम पर मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कभी दुकानदार तो कभी कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। अब भाषा का यह विवाद पटक पटक कर मारने को लेकर डुबो डुबो कर मारने तक पहुंच गया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मीरा रोड के नित्यानंद नगर में जनसभा की थी। इस दौरान राज ठाकरे ने एक बार फिर से भाषा विवाद का जिक्र करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए धमकी दी थी। कहा कि वो मुंबई में आएंगे तो लोग उन्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। आपको ये भी बता दें कि निशिकांत दुबे ने कुछ पहले कहा कि मराठी लोग कहीं और जाएंगे तो वहां की पब्लिक उन्हें पटक पटक कर मारेगी। राज ठाकरे ने साफ कहा, जो मराठी का अपमान करेगा उसे मारना जरूरी है। साफ है कि ये जो भाषा विवाद महाराष्ट्र में लगातार चलता जा रहा है वो इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम्हाला पटक पटक के मारणार। दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी एक आदरणीय भाषा है। आपको कहा है यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं।
तो सुना आपने ये बयानबाजी, भाषा का विवाद कितना गहराता हुआ नजर आ रहा है। गीतू चौहान हमारे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। सीधा गीतू का रुख करेंगे। गीतू, अगर सांसद, अगर किसी पार्टी के चीफ ऐसे बयान देंगे तो स्टेट में क्या होता है, किस तरह की बयानबाजी होती है, एमएनएस को संरक्षण कैसे मिलता है? निशिकांत दुबे बार बार आए दिन किसी न किसी विवादित बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाषा विवाद इस वक्त तो गीतू दूर दूर तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखिए, निशिकांत दुबे तो हमेशा जाने जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा विवादित बयान देते हैं जिसके चलते सुर्खियों में आते हैं, लेकिन राज ठाकरे भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी जब यहाँ पर जवाब दिया है निशिकांत दुबे के बयान का, तो सीधे तौर पर ये कह दिया है कि दुबे मुंबई आ जाए, डुबा डुबा कर उन्हें मारा जाएगा। तो देखिए, भाषा विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर लगातार एमएनएस ये कहते हुए दिख रही है कि मराठी भाषा का सम्मान करना होगा, मराठी भाषा बोलनी होगी। और हम देख रहे हैं कई खबरें ऐसी सामने आई जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों से मराठी ना बोलने पर मारपीट तक करते हैं, और इसमें एक व्यापारी भी शामिल रहे हैं, कैब ड्राइवर शामिल रहा है। ये कुछ ऐसी खबरें थी जो लगातार सामने आई। हालांकि उन लोगों ने कहा कि हमें मराठी नहीं आती, उसके बाद भी किसी भी तरह की जो नरम दिली है वो नहीं दिखाई जा रही है एमएनएस की तरफ से, और यही सोच बताती है कि आखिर किस तरह की सोच पार्टी की है। बिल्कुल कह सकते हैं संरक्षण मिलता है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी सामने आती है, सीधे तौर पर अगर ये किसी को धमकी देते हैं कि आपको पटक पटक कर मारेंगे, और ये भी कहा राज ठाकरे ने कि जब आप किसी के साथ मराठी बोलने के लिए कह रहे हो या कुछ विवाद हो तो कम से कम उस बात की वीडियो ना बनाएं। यानी कि आप सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रहे हैं कि आपको जो करना है करिए। यानी अगर किसी को मराठी नहीं भी आती है, नहीं बोल पा रहा है, तो एक तरह का प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इन कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हमने देखा कि एक व्यापारी जो कि मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उनके साथ किस तरह से यहाँ पर मारपीट की गई और उनके जो दुकान थी उसमें तोड़फोड़ कर दी गई। तो ये व्यवहार है एमएनएस के कार्यकर्ताओं का। ये तो आपको नहीं लगता कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर चाहे सांसद निशिकांत दुबे हो या राज ठाकरे अपनी पार्टी के चीफ हो, इनको ऐसे मामलों को शांत कराना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर कि पीटेंगे या समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे, वो जनता को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अपने समर्थकों को इन्होंने दो फाड़ कर दिया। यानी ये माना जाए कि यहाँ पर एक तरफ एमएनएस है, दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता हैं, और लगातार यहाँ पर जो राज ठाकरे वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि हिंदी भाषा क्षेत्र महाराष्ट्र में बनाया जाए और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। तो आखिर में उन्होंने बात कही थी कि उनका मकसद क्या विवाद है। पर गीतू किस तरह की राजनीति हो रही है वो हम सबके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो राज की धमकी, निशिकांत दुबे का अपना स्टेटमेंट अपने आप में कई सारी बातें बयां करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी है, जहां पर बिहार पुलिस की एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ की टीम ने पश्चिम बंगाल में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराध की दुनिया में सिक्का चलाने वाला चंदन मिश्रा खुद गैंगस्टर था, उसके दुश्मन भी कई थे। चंदन की उस वक्त सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई थी जब उसका पटना के नामी पारस अस्पताल में इलाज चल रहा था। चंदन हत्याकांड से बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे थे। हालांकि बिहार एसटीएफ ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पश्चिम बंगाल से इस हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों का यह कहना है बंगाल में बिहार पुलिस की छापेमारी चल रही है, अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। तौसीफ उर्फ बादशाह को हत्याकांड का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को पटना लाया जाएगा। ये देखिए, ये जो गैंगस्टर है, ये गैंग वॉर का ये पूरा मामला सामने था। अस्पताल के अंदर जाकर हत्या की गई थी और एक दो नहीं 5 लोग गए थे, गन के साथ गए थे, पिस्टल लेकर बाहर निकले थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 किस तरह ये एंट्री कर रहे हैं, कैसे विलन बनते हुए अपने पिस्टल निकालते हैं जेब से और पांचों के पांचों उस पर धनाधन चंदन मिश्रा को शूट करते हैं और वहां से भागते हैं। जो पहला आरोपी आप इसमें देख रहे हैं वो तो काफी आराम से भागता हुआ नजर आ रहा था। आयुषी लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है, सीधा रुख करते हैं आयुषी का। आयुषी, चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो शूटर्स शामिल थे वो पकड़े गए हैं, पश्चिम बंगाल से उनको पकड़ा गया है। पटना पुलिस की तरफ से बड़ी कामयाबी, लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ सवाल तो ये उठता है कि इतना बड़ा हत्याकांड अस्पताल में हुआ कैसे। अभी क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है इस पूरे मामले पर, आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
आयुषी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सोचिए, आप ये खबर आपने सुनी होगी, उस खबर को समझा होगा। 4 जुलाई क्या ये तमाम जो पूरा मामला 6 जुलाई को क्या हुआ, बिहार में क्राइम का कैलेंडर कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। और इसलिए भी समझने की जरूरत है, बिहार की जनता को ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में इस साल में चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां चुनावी रणनीति तो बनाती है, लेकिन बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है ये आपके सामने है। बिहार में कैसे दिन दहाड़े अस्पताल, वो अस्पताल जहां लोग अपनी जान बचाने जाते हैं, वहीं पर अगर हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, हत्याकांड हो जाए, जो सुर्खियां बटोरे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करता है, ब्यूरोक्रेसी पर खड़ा करता है, लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा करता है, सरकार पर खड़ा करता है कि आखिर आज भी बिहार में इस तरह के गैंग्स क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, शूटर्स जब फायरिंग कर देते हैं तो वहां से कैसे भागते हुए नजर आते हैं, और जो पहला शूटर है वो तो कुछ सेकंड बाद, ये 4 शूटर्स निकल चुके हैं। जो पहला शूटर है वो अपने आप को पता नहीं किस फिल्म का हीरो समझता है, उसकी एग्जिट बहुत ही विलन के तौर पर होती है, और इसी के तहत बिहार में जो क्राइम की घटनाएं हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयुषी एक फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो शूटर्स शामिल थे वो पटना पुलिस ने पश्चिम बंगाल से पकड़े हैं, क्या आगे की प्रोसीडिंग होगी, और साथ ही साथ इस वक्त बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है पूरी तरह से। आयुषी, बिल्कुल साफ तौर पे चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर लगातार एसटीएफ और पटना पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी, और फिर एसटीएफ की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचती है, वहां से लीड मिलता है तो वहां पांचों आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है। देखिए, साफ तौर पे अब उन्हें पश्चिम बंगाल से पटना लाया जा रहा है, और आगे की जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो प्रक्रिया होगी, वो पहले पूरी होगी, उसके बाद वो आरोपियों को लेकर एसटीएफ पटना पहुंचेगी। लेकिन इस बीच में पटना की और बिहार की जो कानून व्यवस्था है, जो हर दिन लाचार होती जा रही है, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। चुनावी साल है, हर दिन पटना में हर दूसरे दिन पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर्स हो रहे हैं। अपराधी न सिर्फ हत्या कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। आयुषी, हाई प्रोफाइल मर्डर, हत्याएं, घटनाएं, ये तो आम बात है बिहार में, लेकिन ये जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है आयुषी मिश्रा, जो फुटेज हम दिखा रहे हैं अस्पताल में, वो अस्पताल जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, अगर वहां पर ही हत्या हो जाए तो लोग तो अपनी तबीयत ठीक कराने के लिए कहां जाएंगे। ये बहुत बड़ा फेलियर है आयुषी। ये आज का मामला नहीं है, ये गैंग वॉर, गैंग्स ये ऑपरेट जो आज भी बिहार में करते हैं, उस पर कब धरपकड़ कर पाएगी बिहार की पुलिस? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, जिस जगह हत्या को अंजाम दिया गया है, और जिस तरीके से अपराधियों ने इस पूरे हत्या को अंजाम दिया, दिखता है कि किस तरह से अपराधियों के अंदर डर नहीं है, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, चाहे वो अस्पताल हो या घर हो। और अगर बात कर ले गैंग वॉर की, क्योंकि जो पूरा मामला है ये पुलिस गैंग वॉर के नजरिए से ही देखिए, जांच कर रही है। हैरान कर देने वाला मामला है, जिसकी तस्वीर लगातार आपने देखी ही होगी। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, हौसले बुलंद हैं इन अपराधियों के, इन गैंगस्टर्स के, इनको पकड़ लिया गया है, आगे की तमाम प्रोसीडिंग होगी। शुक्रिया आयुषी जानकारी देने के लिए। तो पटना पुलिस ने पश्चिम बंगाल से इन 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं संसद के आगामी मॉनसून सत्र से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अपनी रणनीति मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है, और इसी सिलसिले में दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसद के भीतर एकजुट विपक्ष की रणनीति और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन के नेता आज शाम 7 बजे ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं। इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि इंडिया की आखिरी बैठक इसी साल 3 जून को हुई थी इंडिया गठबंधन की। इसमें केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। यह बैठक न सिर्फ संसद सत्र की रणनीति तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है, बल्कि यह भी तय करेगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष की ताकत और एकजुटता का प्रतीक क्या ये बैठक बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि बैठकें तो कई होती है, चुनाव से पहले तो कई इस गठबंधन में एक नई तस्वीर, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये लंबे वक्त तक देखने को मिलेगा? इंडिया गठबंधन का महामंथन आज शाम 7 बजे ऑनलाइन तरीके से होगा।
ज्यादा जानकारी इस पर देंगी मेरी सहयोगी किरण सिंह, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, अब अमूमन हमने ऐसा देखा है जब भी कोई चुनाव आता है, कभी सत्र की शुरुआत होती है तो इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन तो देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही ओकेजनल शक्ति प्रदर्शन है किरण ये। बिल्कुल, देखिए जिस बात का जिक्र आपने कंचन यहाँ पर किया, इस बात का जिक्र उद्धव ठाकरे ने भी एक मंच से किया था कि बहुत दिनों से जो है इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है और ये होनी चाहिए थी। और देखिए इसके बाद जो है ये बैठक हो भी जाती है, यानी कि इसको पूरी तरह से प्रस्तावित करके टाइमलाइन पर लाया भी जाता है। लेकिन अब ऐसे में एक मानसून सत्र होना है, देखिए जिसकी मांग लगातार विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही थी कि पहलगाम हमले, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, जो मिलिट्री एक्शन लिया गया भारत की तरफ से, एक युद्ध वाली स्थिति पाकिस्तान के साथ ही, तो इस पे जवाब हमें सरकार से चाहिए, जिसके लिए मांग एक विशेष सत्र की जा रही थी, जो कि हुआ नहीं था। और उस वक्त जो है सरकार की तरफ से ये बात आई थी कि देखिए मानसून सत्र तो जल्द ही होने वाला है, उसमें हम तमाम बातों का जिक्र कर लेंगे। अब ऐसे में ये बस मानसून सत्र को लेकर के किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, पहलगाम हमले से लेकर के सीज फायर तक पे, और डोनाल्ड ट्रंप का जो उन्होंने जिक्र कर दिया था कि सीज फायर तो मैंने कराया है, इन सब को लेकर के कटघरे में खड़ा करने को लेकर के ये जो आज की बैठक है वो होने वाली है। मुझे लग रहा है कई अहम मसले हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि मॉनसून सत्र में भी विपक्ष हर सत्र से के दौरान जो रणनीति विपक्ष की देखने को मिलती है कि वॉकआउट करना है, सरकार को घेरना है, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना है सदन के अंदर, यही क्या कोई और रणनीति एक और तरीके से देखने को मिलेगी कि इस बार सरकार को कैसे घेरा जाएगा, इस बार क्या सदन का वक्त वेस्ट किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर वो लोग चर्चा करेंगे किरण? बिल्कुल, चर्चा इसी पर होनी है कि सरकार को किस तरह से कटघरे में जो है वो खड़ा करना है तमाम मुद्दों को लेकर के। और उसमें सबसे अहम मुद्दा अगर कोई कंचन होगा तो वो यही होगा कि जब सीज फायर हुआ तो क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी। देखिए आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी इस तरह की बातों को उठा रहे थे कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जो है वो झुक गए। आपको याद भी होगा जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया भी गया था, जिस पर नाराजगी भी बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जताई थी कि इस तरह के शब्द बिल्कुल, तो देखिए इंडिया ब्लॉक की किरण वर्चुअल मीटिंग है आज। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मौजूदा राजनीतिक हालात जो बने हुए हैं इस पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। आज शाम 7 बजे ऑनलाइन मीटिंग होनी है। ये पूरे देश में इन दिनों मानसून का दौर चल रहा है। मानसून की दस्तक के बाद पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कें, घर, किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रयागराज में बारिश से काफी भयानक हालात बने हुए हैं। 58 घंटों के बाद दूसरी बार लेटे हुए हनुमान मंदिर पानी में जलमग्न हो गया है। वहीं अजमेर में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सैलाब सड़कों पर है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नदियों का पानी सड़क पर आ गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां आवाजाही बंद नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात में लोग जोखिम उठाकर रास्ते पार कर रहे हैं। एमपी के ग्वालियर में भी रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। हैदराबाद में बारिश से सड़कों पर दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। वाराणसी के सभी लगभग घाट जो है वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील की गई है, कई एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग घाटों से दूरी बनाकर रखें। प्रयागराज में भी यही हाल है। अजमेर में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत प्रभावित हुआ है अजमेर। लोग डूब रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, घर डूबते हुए, ग्राउंड फ्लोर में जो रह रहे हैं लोग उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। संतोष ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रमन सैनी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जम्मू से लेकर यूपी के क्या हालात है हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। रुख कर लेते हैं संतोष का। संतोष, किस तरह के इस वक्त हालात वहां पर बने हुए हैं? वाराणसी के तो बहुत बुरे हालात है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे, हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे घाटों का। क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त वाराणसी में? देखिए, गंगा की यदि बात करें तो गंगा चौथी बार बढ़ाव पे है। निश्चित तौर पे जो 84 घाट हैं वो 84 घाट जलमग्न हैं। विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे पे वो गंगा जी पहुंच गई हैं। और बाकी के जो घाटों की बात की जाए तो वहां पे लगभग
नहाने का या ये कहा जाए कि स्नान का जो क्रम है वो करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जो यहाँ पे शमशान घाट है, दोनों शमशान घाट डूब चुके हैं, लिहाजा या तो छत या तो गलियों में सौदा किया जा रहा है। और उससे बड़ी बात जो ये है वो ये कि निश्चित तौर पे सुरक्षा के चक्र के चलते जो विश्व प्रसिद्ध आरती है शाम को होने वाली, उस आरती पे रोक लगा दी गई है। सांकेतिक आरती चल रही है, मतलब उस आरती में लोगों के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, दर्शकों और भक्तों के लिए नहीं अलाउ किया जा रहा है। तीसरी जो सबसे खास बात है वो ये कि नदी में नाव चलने पर रोक लगा दी गई है, वो चाहे छोटी नाव हो या फिर बड़ी नाव हो। ये सब सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। दूसरी ओर यदि बाढ़ की बात करें तो बाढ़ का आलम यह है कि गंगा के बढ़ने के कारण पलट प्रवाह या ये कहा जाए कि उसके दबाव से बरुणा में भी बाढ़ आ गया है। और बरुणा का जो निचला इलाका में कहा जाता है, उस निचले इलाके में पानी का जलमग्न होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस जलमग्न होने के कारण वहां के लोग दूसरी जगह या ये कहा जाए कि सुरक्षित जगहों पे अपने को ले जाना ज्यादा से लेकर समझ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने भी इस बात का अनाउंस कर रखा है कि वो या तो राहत शिविर पे जाएं या फिर सुरक्षित जगह पे अपने को जाए, क्योंकि गंगा के बढ़ने के अभी आसार बने हुए हैं। जी, तो यही हाल देखिए जो संतोष ओझा बता रहे थे वाराणसी का है, उत्तर प्रदेश के कई और इलाकों का है। रमन का रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, जम्मू कश्मीर के क्या हालात नजर आ रहे हैं? वहां पर भी क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या झमाझम बारिश हो रही है? आज मौसम कैसा नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के साथ साथ जितने पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, कमावेश एक जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अभी मौसम विभाग की तरफ से 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट जो है वो पहाड़ी राज्यों की तरफ जारी किया गया है। न केवल पहाड़ी राज्य बल्कि जो मैदानी राज्य हैं, जिस तरीके से वाराणसी की बात हम कर रहे थे या फिर हम अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर सरयू नदी जो है वो पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है। राजस्थान में अजमेर की बात करें, कोटा की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें तो वहाँ चंबल नदी और पार्वती नदी जो है वो पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है। मुरैना में हालात जो है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा खराब बने हुए हैं। तो पूरा भारत जो है वो इस समय बाढ़ बारिश की चपेट में है। और मानसून, जुलाई के इस मौसम में जो मानसून है वो जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में ही करीबन 111 लोगों की मौत जो है वो 20 जून से लेकर अब तक करीबन एक महीने में हो चुकी है और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उस इलाके के अंदर हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री में और गंगोत्री के आसपास में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगा नदी जो है वो पूरी तरीके से उफान में है। अभी आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि नेपाल से जब पानी छोड़ा जाएगा तो कोसी नदी जो है वो पूरी तरीके से उफान में हो गया, यानी कि बिहार भी बाढ़ की चपेट में आता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ हरियाणा का सही कह रहे हैं रमन आप, कुदरत का कहर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। हालात काफी नाजुक नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष ओझा आपका, रमन सैनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो घरों में पानी घुस गया है, कई राज्य प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में IMD की तरफ से भी अलग अलग राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा रही है।